सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहते हैं कि जब मेहनत को तकनीक का साथ मिलता है तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है, और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी का नाम है कृषि दर्शन, जिसे हम आप तक लेकर आते हैं डीडी बिहार के माध्यम से। वैसे आज के कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही कोशिश होगी हमारी। सफल साथियों के सफलता की राज की कहानी भी बताएंगे आपको और नवीनतम तकनीकों से रूबरू भी करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। मिट्टी को उपजाऊ बनाने हेतु सरकार बना रही सॉइल हेल्थ कार्ड, आलू की फसल को झुलसा रोग के प्रकोप से बचाएं, और किसानों के लिए बेहद उपयोगी पावर वीडर मशीन। राज्य सरकार किसानों की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बना रही है। इससे किसान अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को जान सकेंगे। इसके साथ ही राज्य के 13 जिलों में गंगा के किनारे जैविक कॉरिडोर निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे और भी प्रगति हो सके। इसके लिए सरकार का प्रयास जारी है। इस विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार। बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा जो मिट्टी नमूना संग्रह करके उसका जांच करके सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, ताकि किसान समझ लें अपने मिट्टी में कौन सा उर्वरक की कमी है, कौन सा उर्वरक ज़्यादा है, उसके अनुसार अपना उर्वरक का संतुलित प्रयोग करें। किसान भाई बहनों, अगर आप अपने खेतों में आलू की खेती किए हैं तो बदलते मौसम में दिन और रात का तापक्रम बदलाव के कारण फसल में झुलसा रोग लगने की संभावना बनी रहती है। इससे बचाव के लिए हल्की सिंचाई अवश्य करें। इस विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर देवनाथ प्रसाद। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जैसे ही आप देखें कि झुलसा या पाला पड़ने की संभावना बढ़ी हुई है, आप निश्चित रूप से प्रोफाइलेक्टिक मेजर के रूप में मैंकोजेब का इस्तेमाल आलू की फसल में ज़रूर करें। इसे 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के यदि आप छिड़काव करते हैं तो बहुत हद तक आप पाएंगे कि झुलसा रोग लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। किसान भाई बहनों, अभी फरवरी माह में मसूर की फसलों में एफिड कीट का प्रकोप होने की संभावना बनी रहती है। इससे फसल को काफी नुकसान हो सकता है। इससे बचाव के लिए आप उपयुक्त कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। किसान भाई बहनों, यदि आप भिंडी का उत्पादन कर रहे हैं तो इसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें। इससे जहां आपकी फसल सुरक्षित होगी, वहीं दूसरी तरफ उत्पादन भी ज्यादा होगा, जिससे आप अधिक लाभ ले पाएंगे। इसके उन्नत प्रभेदों में परभनी क्रांति, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, KS 312, ओकरा 4, पंजाब 7, पंत भंडी, वन काशी, प्रगति काशी, विभूति काशी आदि प्रमुख है। सफलता की इस कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं ग्राम सैदपुर पटेरा, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान महेश प्रसाद सिंह। पत्ता गोभी एक ऐसा पौधा है जो पोषक तत्वों से भरपूर अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में बढ़ता है। इसके लिए धूप वाली जगह की भी जरूरत होती है। बीज बोने से पहले या छोटे पौधे की रुपाई करने से पहले उपयुक्त खेत तैयार करना आवश्यक है। अनुभवी किसान बताते हैं कि पौधे की रुपाई या सीधी बीज बोने से पहले मिट्टी की जुताई करना और कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद डालना मददगार होता है। ज्यादातर मामलों में पत्ता गोभी को 6 से 6-8 तक pH वाली उपजाऊ मिट्टी पसंद होती है। विकसित पौधे और अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार के लिए मिट्टी को हमेशा नम रखना जरूरी होता है। पौधे लगाने से पहले किसान मिट्टी का विश्लेषण कर सकते हैं। खेत तैयार करने के लिए तर्कसंगत योजना बनाने के लिए किसी स्थानीय लाइसेंस प्राप्त कृषि वैज्ञानिक से परामर्श लेने की सलाह दी जाती है।
पावर वीडर मशीन का प्रयोग खरपतवार को हटाने, फसल उगने के बाद मिट्टी को समतल करने और फेंटने के लिए किया जाता है। इसके लिए किसी पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इंजन शुरू होने के बाद मशीन को किसान धकेल कर आगे बढ़ाता है। इसका संचालन सुरक्षित है और निराई गुड़ाई के लिए यह बेहद लाभदायक मशीन है। क्या है आज का मंडी भाव? आइए अब चलते हैं बाजार समिति पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2200 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने जाना नवीनतम तकनीकों के बारे में, लिया मंडी भाव का जायजा और साथ ही साथ रूबरू हुए मौसम के मिजाज से भी। सुनी आपने अपने ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी। उम्मीद करते हैं कि इस कड़ी में अगला नाम आपका भी जुड़ सके। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और आपको सफलता से जोड़ने के लिए एक और जानकारी आप तक लेकर आए हैं हम, जो है कि गर्मी के दिनों में पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंधन कैसे करें। हमारे विशेषज्ञ से जानते हैं इस बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। हमारे पशुपालकों को पूरे वर्ष हरे चारे की आवश्यकता होती है। बरसात और ठंड के मौसम में तो हरा चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध करवाने में हमारे किसानों को थोड़ी कठिनाई आती है। ऐसे में हमारे किसान ऐसा क्या प्रबंधन करें, क्या व्यवस्था करें ताकि गर्मी में भी उनके पशुओं को हरा चारा मिलता रहे। आज के कार्यक्रम में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा विषय है गर्मियों में पशुओं के लिए हरा चारा के प्रबंधन। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली समस्तीपुर के वरीय वैज्ञानिक तथा प्रमुख डॉक्टर रविंद्र कुमार तिवारी। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सभी को नमस्कार, सभी किसान बंधुओं को। सर, आपसे इसी सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि हमारे किसान जो भाई बहन हैं वो किस तरह का प्रबंधन या व्यवस्था करें ताकि गर्मी के मौसम में भी उन्हें आसानी से हरा चारा उपलब्ध होता रहे। सभी किसान बंधुओं को मैं बताना चाहूँगा कि फरवरी का महीना प्रारंभ होने वाला है और इसके बाद गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर अभी से गर्मियों के मौसम में हरा चारा उत्पादन के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर आपको एकाएक हरा चारा के लिए न तो बीज की उपलब्धता हो पाएगी, न उसके बारे में आपको जानकारी हो पाएगी। तो इसके लिए आप अभी से प्लानिंग कर लें कि किन किन चारों को हम गर्मियों के मौसम में लगा सकते हैं और उनका बीज दर क्या है, उनकी प्रजातियां क्या हैं, ताकि आप पूरे गर्मी भर अपने हरे चारे का उत्पादन करके अपने पशुओं को उसको खिला सकें, ताकि जो उसका जो दुग्ध उत्पादन में जो कमी आने की जो संभावना रहती है हरे चारे के बिना, वो हमको कमी ना मिले और आपकी आर्थिक हानि भी, आप उस आर्थिक हानि से भी आप बच सकें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चारे होते हैं, हरे चारे होते हैं, सामान्य तौर पर अगर हम बात करें पूरे सालों भर के लिए अगर हम बात करें तो अलग अलग सीज़न में हम चारे लगाते हैं। आज हम बात करेंगे गर्मियों के मौसम में लगाए जाने वाले चारों की। उसमें एक दलहनी चारे के रूप में सबसे प्रमुख है लोबिया, काउपी। काउपी जिसको हम लोग सभी जानते हैं, सब्जियों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और मुख्य रूप से उसको हम चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
चूँकि एक दलहनी चारा है, इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 10% से ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। तो हमारे जो पशु को जब हम खिलाते हैं तो उसमें जो प्रोटीन की जो पशुओं की आवश्यकता होती है उसे काफ़ी हद तक उसकी पूर्ति वो कर पाता है। साथ ही साथ लगातार इस चारे को अभी अगर हम इसको लगाते हैं तो पूरे जून के महीने तक इस चारे को हम लोग सप्लाई कर पाएंगे अपने पशुओं को, और वो पशु उसको बड़े चाव से खाता है और उसके खाने के साथ ही साथ उसके जो उत्पादन जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि ही होती है। काउपी के बाद अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि मक्का और ज्वार, विभिन्न प्रकार के सिंगल कट ज्वार, मल्टी कट ज्वार हम लोग अभी लगातार पिछले कई दशकों से हम लगाते आ रहे हैं, और हमेशा नई नई प्रजातियों का विमोचन किया जाता है विश्वविद्यालय के द्वारा, संस्थानों के द्वारा, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी नए नए प्रजातियों का विमोचन होता है, ताकि अधिक से अधिक उसका उत्पादन कर हम अपने पशुओं को खिला सकें। मक्का में जहाँ तक हम बात करें, समर सीजन में अगर हम मक्का लगाते हैं तो उसके लिए अफ्रीकन टॉल, गंगा 5, गंगा 7 विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं जिसको हम लोग लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम लोग मक्का चारे के लिए लगाते हैं और जो हम लोग दाने के लिए जो मक्का लगाते हैं, दोनों के बीज दर में अंतर होता है। अगर हम चारे के लिए मक्का लगाते हैं तो उसका बीज दर दाने वाले बीज दर से ज़्यादा होता है। सामान्य तौर पर मक्के को जो अगर हम बात करें तो एक हेक्टेयर में 35 से 40 किलो बीज अगर हम इसको यूज करते हैं, ताकि जो हरा चारा का जो उत्पादन हो अधिक से अधिक हो सके। दाने वाले केस में उसका बीज की मात्रा कम होती है, ताकि हमको अधिक से अधिक दाना मिल सके। तो ये एक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। जहाँ तक लगाने का सवाल है, इसको आप अगर लाइन में हम प्रीफर करें लगाने की बात तो ज़्यादा अच्छा है। किसी कारणवश अगर हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो छिटकवा विधि से भी अगर हम चारे की खेती कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक हम लोग उसको अपना सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जो हमारा जिसको हम सोरघम ज्वार बोलते हैं। ज्वार में हम सबको पता है कि एक कटाई वाली भी प्रजातियां उपलब्ध हैं और बहु कटाइयाँ एक से ज़्यादा कटाई वाले भी प्रजातियां हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसको हम लगाकर न केवल गर्मी बल्कि आगे आने वाले उसमें जून, जुलाई, अगस्त तक भी इसको अगर इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर रखेंगे तो लगातार हमको जून, जुलाई, अगस्त तक भी इससे हमको चारा मिल सकता है। थोड़ी सी सावधानी मैं इसमें ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि जब हम ज्वार लगाते हैं तो ज्वार लगाते समय अगर हम इसकी कटाई करके पशुओं को खिलाने की बात जब हम सोचते हैं तो अगर सूखा की स्थिति है, अगर हमारे खेत में नमी नहीं है या कहीं एक भी बारिश नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में हमको ज्वार को खिलाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि उसमें जो एसियन पाया जाता है उससे पशुओं को नुकसान होने की संभावना है। ये चूँकि पानी में घुल जाता है, जैसे ही अगर हम इरिगेशन डालते हैं या एक बारिश होती है उसके बाद आप बड़े फ्री भाव से हमारे अपने पशुओं को खिलाकर उनका दूध उत्पादन को आप बढ़ा सकते हैं। सर, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे किसानों को हरा चारा के बारे में और कैसे लगाना है बहुत सारी चीज़ें बताई। आगे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि चूँकि अभी बात होती है बहुवर्षीय चारा का, जो एक बार लगाइए पूरे साल उसको अपने पशुओं को खिलाइए, तो उन चारों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, और कोई और नई तकनीक जो चारा से संबंधित हो उसके बारे में भी हमारे किसानों को बताएँ। ज़मीन की कमी लगातार होती जा रही है, वैसे में अगर हम बहुवर्षीय चारों का प्रयोग करें और ख़ासकर उन जगहों पर इसको लगाएं जहां पर हम अन्य अपने फसलें नहीं लगा पाते हैं, उसमें हाइब्रिड नेपियर, पैराग्रास और गिनी ग्रास, ये 3 हमारे प्रमुख फसलें हैं जिसको एक बार लगाने पर लगभग हम 5 से 6 साल तक आसानी से उसको हम चारा काट के पशुओं को खिला सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जहाँ भी हमारे अन्य फसलें हम नहीं लगा पाते हैं उसको लगाकर हम अपने ज़मीन का भी उपयोग कर सकते हैं और फसलों को एक हरा चारा का प्रबंधन भी कर सकते हैं। बरसीम में IGFRI 5, 6, 10 ये अलग प्रजातियां हैं। CO 1, 2, 3, 4 ये हाइब्रिड नेपियर की प्रजातियां हैं। तो इसको हम लगाकर पशुओं को अधिक से अधिक खिला भी सकते हैं और साथ में उसको हम लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। जहाँ तक नई तकनीक का सवाल है, आजकल हाइड्रोपोनिक की हम बात करते हैं, जिसमें एक सेमी कंट्रोल कंडीशन में खासकर गेहूँ, जो सीरियल्स हमारे हैं, गेहूँ, मक्का, जौ या की जई, इनको हम थोड़ा सा जर्मिनेट करके एक ट्रे में उसको लगाते हैं और उसके बाद 10 दिन में ही लगभग वो 10 से 15 सेंटीमीटर का चारा हमको मिल जाता है और उनको खिलाकर हरा चारा भी हम दे सकते हैं
और साथ ही साथ जो हमने जो बीज जो लगाया है वो जर्मिनेटेड बीज है, उससे हमारे पशुओं की विटामिन ई का भी सप्लीमेंटेशन हो उसको हम कर पाते हैं। सर, हरे चारे की उपलब्धता पूरे वर्ष किस तरह बना रहे, इस पर हमारे किसानों को आपने बहुत ही सरलता से और बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। आज कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर
फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी का लाभ लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, जहां हम बात करेंगे अपने फल और सब्जी उत्पादक भाई बहनों के बारे में, क्योंकि कई बार उनके उत्पाद ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पाते और ना ही अपने उत्पाद का उन्हें पूरा मूल्य मिल पाता, उचित मूल्य मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें फलों और सब्जियों का परिरक्षण और उनका मूल्य संवर्धन। देखते हैं ये भेंट वार्ता। नमस्कार किसान भाइयों, बढ़ती आबादी के साथ फलों और सब्जियों की मांग भी बढ़ती जा रही है और जब इन फलों और सब्जियों के साथ जब हम खेती करने के समय तकनीकों का उपयोग करते हैं तो हमें अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसी से संबंधित आज हमने विषय रखा है। आज का विषय है मौसमी फलों एवं सब्जियों में परिरक्षण एवं मूल्य संवर्धन। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है वर्षा कुमारी जी को, जो कि केवी के बिरौली से है। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में वर्षा जी। वर्षा जी, आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मौसमी फलों और सब्जियों की परिरक्षण क्या है, इस संबंध में हमारे किसान भाइयों को बताएंगे। हमारे इस्तेमाल करने एवं निर्यात करने के बाद भी 20% जो है फल एवं सब्जी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि हम उनका रख रखाव नहीं कर पाते। मौसमी होने के कारण ये मौसम के बाद ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कुछ ऐसा प्रसंस्करण की विधियां हैं जिनसे आप इन सब्जी एवं फलों को विभिन्न पदार्थों में या विभिन्न उत्पाद बनाकर आप इनको सालों भर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो विधियां हैं इन्हीं को हम लोग परिरक्षण कहते हैं एवं इस प्रकार से हम इनको रख रखाव कर लंबे समय तक इन सब्जियों एवं फलों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। मैम, तो जहां हम बात कर रहे हैं मौसमी फलों एवं सब्जियों की परिरक्षण की, तो हमें आप यह जानकारी देंगी कृपया कि ये परिरक्षण से क्या लाभ हैं? जैसे कि जो भी मौसमी फल एवं सब्जियां सिर्फ मौसम में उपलब्ध होते हैं, हम उनको मौसम के बाद भी उनका स्वाद ले सकते हैं, उनको चख सकते हैं। ये जो फल एवं सब्जियां हैं हम उनको रख रखाव कर सकते हैं। जो फल एवं सब्जियां दूसरे जगह पे उपलब्ध नहीं है, जैसे कि लीची जो है सिर्फ मुजफ्फरपुर में उपलब्ध है, लेकिन अगर आप उसका स्क्वैश बना देते हैं तो आप विदेश में भी इसको निर्यात कर सकते हैं। तो इसको निर्यात करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि ये एक प्रसंस्करण करने के बाद एक अलग ही उत्पाद बन जाता है। जैसे कि अंगूर का हम किशमिश बना देते हैं, आम का अचार बना देते हैं, जेली बना देते हैं, जैम बना देते हैं। तो इस प्रकार हम विभिन्न पदार्थ बना सकते हैं और ये हमारे जो भोजन है इसमें विभिन्नता लाते हैं। वर्षा जी, अभी तो आपने परिरक्षण के लाभ के बारे में बताया। अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये मूल्य संवर्धन कैसे करेंगे मौसमी फलों एवं सब्जियों का? मूल्य संवर्धन का मतलब है कि जिस चीज़ का कम मूल्य है या फिर मूल्य नहीं है, हम उसको किस तरह से प्रसंस्करण करें कि उसका मूल्य बढ़ जाए। जैसे कि आम के सीज़न में, आम का जो मौसम होता है उस समय आम बहुत आयत में उपलब्ध होता है। उस समय हम उसका प्रसंस्करण कर
उसका आम का गूदा से जेली बना सकते हैं, आम का रस बना सकते हैं, आम का जैम बना सकते हैं और इसका मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। जो आम 20 रुपये, 30 रुपये या 50 रुपये उपलब्ध था, आप उसको जेली बना के 100 रुपये, 200 रुपये केजी बेच सकते हैं। इसी प्रकार आप लीची का भी मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, आंवला का मुरब्बा बना सकते हैं। मैम, अभी अभी आपने बात की कि फलों का या सब्जियों का मतलब मूल्य संवर्धन किया जाए, तो एक फल है आम और उसकी है आचार के रूप में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। तो जब हमारे कुटीर उद्योगों में जब आम का अचार बनाया जाता है तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस संबंध में जानकारी देंगी। आम का अचार बनाने में कुछ ऐसे बिंदुएं हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब हम आम को धोते हैं काटने के बाद, उसको हमें हमेशा नमक के पानी में धोना है। धोने के बाद हम इसको हमेशा छाया में सुखाएंगे, इसको धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि धूप में सुखाने से ये ज़्यादा सिकुड़ जाता है और इसका जो रंग है वो बहुत लाइट कलर हो जाता है। तो इसको हमेशा छाया में सुखाना और कपड़े पे रख के सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना। जब हम मसाले इस्तेमाल करेंगे, सारे मसालों को भून के इस्तेमाल करेंगे ताकि उनके अंदर जो भी पानी है, जो भी मॉइस्चर, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और वो हमारे आम को बहुत लंबे समय तक टिकने में मदद करेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि जब हम मसाले मिक्स कर देते हैं अचार में, उसको हम डायरेक्ट धूप में रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट रख देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो अचार है वो काला पड़ जाता है। अब कितना भी अच्छा स्वाद हो, लेकिन अगर वो देखने में सुंदर नहीं है तो जो लोग हैं, जो कस्टमर हैं, उनको लेना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, मसाला मिलाने के बाद उसको एक जो मलमल का कपड़ा होता है उसको उस बर्तन में या फिर कांच के डब्बे में बांध के उसके बाद धूप में सूर्य की रोशनी में देना है, ताकि सूर्य की रोशनी जो है डायरेक्ट उस फल पे पड़े नहीं और आपका जो रंग है वो बहुत खिला खिला रंग हो। इसके अलावा जो भी हम उसमें तेल डालते हैं अचार में, उस तेल को हमें पहले गरम करना है। करने के बाद उसको बिल्कुल पूरी तरह ठंडा कर देना है। उसके बाद हमें उसको उस अचार में डालना है और अचार को हमेशा कांच के बर्तन में डालना है ताकि वो लंबे समय तक चले। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। ऐसी ही और भी जानकारियां, कुछ नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।